शुरू करते हैं जी अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बात करते हैं कानूनी शहादत ऑर्डर की 1984। इसके हमने 71 आर्टिकल का दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके कंप्लीट आर्टिकल 166। इसको जो कानूनी शहादत ऑर्डर बनाने के लिए जो ऑर्डर पास हुआ था वो 5 जुलाई 1977 को हुआ था। इसके जो टोटल चैप्टर है वो 13 है, जो इसके पार्ट्स हैं वो 3 है। ये हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर है जो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, सिवाय एक जगह में, और वो है हमारा क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन कोड। आर्बिट्रेशन के अलावा कानूनी शहादत ऑर्डर जो है पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। कल हमने क्या किया? कल हमने इसके ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन पढ़ा, ऑरल एविडेंस पढ़ा। आज जो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारा क्या कहते हैं लॉ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से स्टार्ट करना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। ये आर्टिकल स्टार्ट होता है 72 से ओवर। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से हैं। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि हमारे प्राइमरी एविडेंस कौन से हैं, सेकेंडरी एविडेंस कौन से हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो ये सारा हमें बताएगा क्या हमारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 की प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। The content of documents may be proved either by primary or by secondary। अब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट या उसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करते हैं या उसको सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर लें। तो अब इसके साथ ही हम बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी के साथ अगर वर्ड हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो इंस्पेक्शन के लिए खुद पेश कर दिए, ओरिजिनल पेश कर दिए जाए कोर्ट की सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस मीन एंड इंक्लूड्स certified copy given under the provision herein after contain copies made from the original, copies made from compared with the original counterpart of the document and oral account of contents। अब जो itself original document है वो तो आ गया प्राइमरी एविडेंस में। उसके अलावा उसकी जितनी भी कॉपियां हैं वो सारी चली गई सेकेंडरी एविडेंस में। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसकी जो कॉपीज हैं वो सेकेंडरी में चली जाएंगी। उसके साथ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 proof of document by primary evidence। Document must be proved by primary evidence except in the cases herein mentioned। According to 75 ये कहा गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट अगर प्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई भी मैटर है, कोई भी केस है, उसको कैसे प्रूव किया जाएगा? उसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर सेकेंडरी को यूज कर सकते हैं। तो वो हमें बताता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 cases in which secondary evidence relating to document may be given when the original is shown or appear to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved। पहली बात ये है कि जब ओरिजिनल आपके मुखालिफ के पास हो तो तब आप अपना काम क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस से चला सकते हैं। नंबर 2, when the existing condition or content of original have been proved be admitted। जब आपका डॉक्यूमेंट जो आप सेकेंडरी पेश कर रहे हैं वो दूसरी पार्टी से वैसे मान लिया जाए उनकी तरफ से तस्लीम कर ये उसी की कॉपी है तो तब भी आप सेकेंडरी से काम चला सकते हैं। नंबर 3, when the original has been destroyed or lost। नंबर 3 ये कहता है कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाए या खत्म हो जाए तो आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है कि आप सेकेंडरी यूज करें।
when due to volume or bulk of the original copies thereof have been made by means of microfilming or other modern devices, उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है itself इतनी क्वांटिटी में इतनी बल्क में है कि सारा नहीं लाया जा सकता, तो फिर क्या है, जो जरूरी है उसकी कॉपी ले लीजिए. When the original is of a such a nature as not to be easily movable, when the original is a public document within the meaning of Article 85, when the original is a document of which is certified copy is be permitted. बात ये है कि अगर ओरिजिनल कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो आपको दे मिलेगा, उसकी कॉपी मिलेगी. दूसरा, अगर कोई अदालती डॉक्यूमेंट है जो किसी के स्टडी में पड़ा हो तो वो ओरिजिनल नहीं मिलेगा, उसकी कॉपी मिलेगी. ठीक है. और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता तो फिर क्या होगा, उसकी भी कॉपी चलेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मीनार पाकिस्तान पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो आप इसको एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेंगे. तो कैसे पेश करेंगे मीनार पाकिस्तान को लाके, तो क्या करेंगे, उसकी तस्वीरें लाएंगे या वीडियो बना के लाएंगे. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 also 77 rules as to notice to produce secondary evidence of the content of document referred in article 76 paragraph A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence as previously given to the party in whose possession of power the document is to be his advocate such notice to produce as it is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the case. कौन अदालत को जब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो अदालत दूसरी पार्टी को नोटिस भेजती है, या उसको भेजेगी या उसको वकील को कहेगी भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो. अब प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड. अब ये जो कुछ नीचे सूरत हाल दी गई है जिनका जिक्र किया गया है, इनमें नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं है. कौन कौन सी सिचुएशन है? When the document to be proved itself notice, जब डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाए कि बताते खुद एक नोटिस है. When found the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce. जब दूसरी पार्टी को पता हो कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना उसका काम है. नंबर 3, when it appear or is proved that adverse party has obtained possession of the original by fraud, जब अदालत को नॉलेज में आ जाए कि दूसरी पार्टी ने ये जो डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले लिया फ्रॉड के जरिए. When the adverse party or his agent has admitted, जब दूसरी पार्टी डॉक्यूमेंट या बात वैसे ही मान ली तो उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं. When the person in his possession of document is not out of reach, करने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 to have been written proof of execution of document required by law to be attested. If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके कोई दो गवाह भी मौजूद हो तो वो डॉक्यूमेंट एज एविडेंस तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक उसके गवाह मौजूद ना. 80 आर्टिकल 80 पढ़ते हैं. Prove where no attesting witness found. If no such attesting witness can be found, it must be proved that the witnesses have either died or cannot be found, and that the document was executed by the person who purport to have done so. अगर जो आपके तस्दीक करंदा गवाहान है, अटेस्टेड विटनेस है, वो ही ना मिले तो आप अदालत में बताएंगे कि आपके गवाहान किधर गए हैं, जिंदा हैं या फौत हो गए. 81 Admission of execution by party to attested document. The admission of a party to an attested document of its
execution by himself shall be sufficient proof of his execution as against him, though it to be a document required by law to be attested. जो attested document, admission of execution by party to attested document, आप दूसरी पार्टी खुद ही मान लेती है, एडमिशन दे दे, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. 82. Proof when attesting witness denies the execution. If the attesting witness denies or does not collect the execution of document, execution may be proved by other evidence. एक डॉक्यूमेंट है जो आप उस डॉक्यूमेंट के गवाह थे वही मुकर गए, तो आपको वो डॉक्यूमेंट किसी और तरीके से साबित करना पड़ेगा, किसी और लेकिन साबित तो करना पड़ेगा. 83. Proof of document not required by law to be attested. An attested document not required by law to be attested may be proved as it was unattested. अब जो attested document already है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं. 84. Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved. In order to ascertain whether a signature, a writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. अब कोई भी हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, उसी आर्टिकल पिछले कोई दोबारा रिपीट कर रहा है 79 और 78 को, अगर किसी की हैंड राइटिंग है, किसी के साइन है, किसी डिपार्टमेंट की कोई सील लगी होता है, वो चेंज हो जाते हैं. कानून ये कहता है कि उसको अदालत में बुलाकर लिखवाया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि पहला कैसा है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है. मेरे पास हैंड राइटिंग कंपैरिजन पर एक बड़ी जबरदस्त बुक लिखी हुई है, उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है हैंड राइटिंग के बारे में कि कैसे कैसे उसको प्रूव किया जाए. अभी लास्ट वीक की बात है, वो मैंने अपना चेक कैश करवाना था, मेरा चेक था
बात कर रहे थे हम आर्टिकल 89 की, प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। The following public documents may be proved as follows: acts, order or notification of the federal government, the proceeding of legislature, the acts of executive proceedings, the proceeding of municipal body, public document of any other class in foreign country. ये 5 कैटेगरी हैं जो ये बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, presumption as to document. Presumption as to documents. Presumption as to genuineness of certified copies. The court shall presume every document purporting to be certified copy of other document which is by law declared to be admissible as evidence of the any particular fact and which purport to be duly certified by any officer of the federal government or provincial government. यानी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी कहीं पेश की जाएगी तो अदालत उस कॉपी को जेन्युइन सबर की जाएगी। अदालत का ये माइंड बना हुआ है कि अदालत में कोई झूठी कॉपी पेश नहीं कर सकती, उसको पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 91, presumption as to documents produced as a record of evidence. Whenever any documents is produced before any court purporting to be a record of any memorandum of the evidence. आप अगर एक अदालत में किसी जुडिशियल केस का किसी भी केस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा तो अदालत को पता है कि अगर कोई केस चला है तो उसका रिकॉर्ड आएगा, इस वजह से उसको भी जेन्युइन तस्वर किया जाएगा, चाहे किसी भी किस्म की वो स्टेटमेंट हो, चाहे कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, चाहे कोई स्टेटमेंट हो। 92, presumption as to genuineness of document kept under any law. The court shall presume the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept in by any person. जो डॉक्यूमेंट किसी कानून के तहत कहीं पड़ा हुआ है, कानून उसको भी अदालत उसको भी ये डिसकवर करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। Presumption as to maps or plans made by authority of government. The court shall presume that map or plans purporting to be made by the authority of the federal government or any provincial government were so made are accurate, but maps or plans made for the purpose of any clause purpose of any cause must be proved to be accurate. अब गवर्नमेंट ने जो मैप जो प्लान जारी किया है, अगर कोर्ट में इस तरह का कोई मैप प्लान जारी किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, डिनाई नहीं करेगा। 94, presumption as to collection of laws and reports of decisions. अब जो लॉज होते हैं, जो रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस होती है, कोर्ट उसको भी यही तस्वर करेगी कि ये अगर हमने जारी किए जो छपे हैं, जैसे मैं आपको कल SCMR की बुक दिखा रहा था, इसी तरह होती है हमारी PLD, PMLD, CLC की बुक्स वगैरह। 95, presumption as to power of attorney. The court shall presume that every document purporting to be power of attorney and to have been executed before any other authenticated by a notary public or any court judge, magistrate, Pakistan consul or vice consul or representative of the federal government was executed and authenticated. किसी भी किस्म का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत उसको यही कंसीडर करेगी कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठीक है तो पेश किया जा रहा है। आर्टिकल आ गया हमारे पास 96, presumption as to certified copy of foreign judicial record. अब जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट उसको भी यही प्रिज्यूम करेगी कि ये ठीक है। क्यों? फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी पाकिस्तान आएगी कैसे? पहले इंडिया मैसेज आएगी, फिर उधर वेरीफाई होती है, फिर पाकिस्तान में मैसेज आएगी। तो भाई जो इतनी जगह से वेरीफाई हो गया है, फिर कहां से उधर
97. Presumption as to books, maps, and chart. The court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart statement of which the relevant facts and which is produced for its inspection was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purport to have been written or published. अब जो किताब जिसमें कोई प्लान हो, मैप या कोई इंफॉर्मेशन हो, वो किताब को कानून क्या कंसीडर करेगा, यही तस्वर करेगा कि ये भी जेन्युइन है, अगर किसी इंफॉर्मेशन के कंसर्न उसको चेक किया जाएगा. 98. Presumption as to telegraphic message. The court may presume that message forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purport to be addressed corresponds with the message delivered for transmission at the office from which the message purport to be sent. अब किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मैसेज है, वो यही तस्वर किया जाएगा कि ये फलां डिपार्टमेंट हाई कोर्ट की कोई मेल आ जाती है, किसी सूबाई किसी डिपार्टमेंट की मेल आ जाती है, कोई भी टेलीग्राफिक मैसेज है, कोई मेल्स वगैरह है, तो वो अदालत भेजता है तो आती है, ऐसे तो हर किसी को नहीं चली जाती सरकारी मेल. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. Presumption as to due execution of documents not produced. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to prove produced was attested, stamped and executed in the manner required by law. ऐसा डॉक्यूमेंट जो अदालत को चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया, अदालत उसको सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट कुछ था तो इन्होंने नहीं किया. 100. Presumption as to document 30-year-old. ऐसा डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना हो, लिखा हुआ हो, अगर वो अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत उसको एक्सेप्ट करेगी. इसके बाद 101. Presumption certified copy of document 30-year-old. 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपी भी होती है तो वो भी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट था तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी बनी है ना, तो कानून उसको भी कंसीडर करेगा. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक. एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इस चैप्टर के मिथ ये है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून ये कहता है कि भाई ये रिटर्न होना चाहिए, वहां पे आपकी जुबानी शहादत की कोई वैल्यू नहीं. 102. Evidence of term of contract, grant and other disposition of property reduced to form of a document. When the term of contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to form of a document, no evidence shall be given to prove of the terms of such contract, grant, other disposition of property or of such matter, except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provision herein before contained. अब एक डॉक्यूमेंट है, एक ग्रांट है, एक एग्रीमेंट है, कोई भी मुआहदा है जिसको कानून कहता है कि ये रिटर्न होना चाहिए, तो भाई कर दो, उस पे बात नहीं. According to Article 103, exclusion of evidence of oral agreement. When the terms of any such contract, grant, other disposition of property, or any matter required by law to be reduced in the form of document have been proved according to the last article, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted. No evidence of any kind of oral, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted. कानून ये कहता है कि पिछले आर्टिकल की तरह अगर जिसको कानूनी वाज़े तौर पर कहता है कि भाई ये रिटर्न चाहिए, तो आपकी किसी भी किस्म की जुबानी शहादत स्टेटमेंट उसके मुताबिक नहीं मानी जाएगी. 104. Exclusion of evidence against application of document to existing facts. When language used in a document is plain in itself and when it applied accurately to existing facts
Evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई तहरीर इस कदर सादा लिखी हुई है कि उसको फर्दर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ काफी है। कोई सिंपल सा एग्रीमेंट लिखा हुआ जिसमें सारी चीजें वाज़ेह लिखी हुई। आर्टिकल 105, evidence as to document unmeaning in reference to existing facts. When language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing facts, जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है वो क्या है, प्लेन है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो सकता। कैसे? ए कहता है बी को कि मैंने अपना हाउस सेल करना, बी कहता है मैंने खरीदना है, एग्रीमेंट लिखा हुआ, उसने मकान दे दिया, सारा कुछ हो गया। ये क्लियर करना भूल गए कि भाई कराची वाले मकान का सौदा हुआ है कि लाहौर वाले को। अब इसको प्रूव करने पर एविडेंस की जरूरत है। यानी बाकी एग्रीमेंट सारा प्लेन है, लेकिन मेन चीज छोड़ गए कि कौन सी लोकेशन वाला घर बेचा है, उसको फिर प्रूव करने की जरूरत। एविडेंस 106 पढ़ते हैं। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस, वन ओनली ऑन सेवरल पर्सन। जब आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से हो कि वो सब में से किसी एक पर एग्जैक्ट फिट होता हो। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have the mean to apply to more than one of several person or things, evidence may be given of facts which show which of those person or things it was intended to apply. अब इसकी क्या एग्जांपल है सुनो। एक अपना घोड़ा बेचना चाहता है, ए वांट टू सेल हमारा हिज हॉर्स, उसके पास हॉर्स है व्हाइट कलर, सफेद रंग का, उसके पास 3 घोड़े हैं। नंबर 1 ये डांसिंग है, नंबर 2 ये रेसिंग है, नंबर 3 ये सिंपल घोड़ा है। एक कहता है बी को मैंने आपको अपना व्हाइट घोड़ा बेच दिया। जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो बी कहता है मैंने आपका जो डांसिंग हॉर्स है वो परचेज किया। ये कहता है ना भाई मैंने आपको जो मेरा सिंपल घोड़ा था आप वो भी व्हाइट, वो सही। कानून कहता है अगर आप कोई सेम तरह की चीजें हो, सेम तरह का इशू हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देहात में पिंडों में क्या होता है कि लोग जमीन खरीदते हैं, वो मुश्तरका खाते में कहते हैं जी मैंने आपका एकड़ खरीद ली, बाद में रोना पड़ जाता है जी मैंने तो फ्रंट खरीदा था, दूसरा कहता है जी मैंने बैक एंड से सेल की थी। तो यहाँ पर फिर अपनी अपनी एविडेंस को प्रूव करना होगा। यही बात अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये इसमें क्या है कि अगर एक से ज्यादा चीजों पर कोई बात आ रही हो तो फिर वहां पर अप्लाई किसी एक पर ही होगा, लेकिन फिर जो आप कह रहे हैं आप अपनी एविडेंस है, तो जो दूसरा कह रहे हैं वो अपनी एविडेंस है। ऐसा में एग्रीमेंट है कौन सा? बात करते हैं 107 आर्टिकल। Evidence as to application of language to one of two set of facts, neither of which the whole correctly applies. अब जो facts of application है, जो facts of वो क्या अप्लाई करते हो रहे हैं, दो सेट। देखिए एग्जांपल से आर्टिकल समझ आए। लैंग्वेज वन ऑफ टू सेट्स, आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी दो बातों को बयान कर रही है। नीदर ऑफ व्हिच द होल करेक्ट अप्लाइज, लेकिन वो आपकी जो बात है वो स्टेटमेंट है किसी एक पर मुकम्मल फिट नहीं होती। कैसे? अलग मतलब बोलते हैं एक मकान है, एक हाउस है, पार्टी ए का एक हाउस है जो बी के पास है। क्या है? बी के पास है। ए कहता है सी को मेरा एक मकान है जो बी के पास है जो मैंने सेल करना।
उस मकान का नाम हम रख लेते हैं एक्स। एक्स हाउस जो मेरा है वो बी के पास। सी क्या करता है, क्योंकि सी ने किसको करना है, सी की। सी क्या करता है, सी बी को अप्रोच करता है। भाई मैंने सुना है तेरे पास ए का मकान है एक्स वाला। अब बी क्या कहता है, बी कहता है भाई मेरे पास मकान जरूर है लेकिन वो एक्स वाला नहीं है, वो सी वाला। यानी अब वो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट ऑफ फैक्ट्स नीदर ऑफ व्हिच द होल करेक्टली अप्लाइज। ये पूरी स्टेटमेंट एक तरह अप्लाई हुई, इतनी बात तो क्लियर होगी ना, ए का मकान बी के पास है, लेकिन यहाँ पे गलत होगी कि जो वो कह रहा है वो वाला नहीं, इसके पास दूसरा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरा पूरा बंदे के पास दुकान है मॉडल टाउन में। आप जब मॉडल टाउन में उस बंदे को पता करने जाते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, यार तेरे पास नाम पार्टी का मॉडल टाउन की दुकान है, वो कहता है भाई मकान उसका मेरे पास जरूर है लेकिन वो मॉडल टाउन में नहीं, डीएचए है। यानी आधी बात सच हो रही है, आधी बात झूठ हो रही है, यानी दोनों बातों को डील कर रही है। आप करेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए एविडेंस की जरूरत है। बात समझ गए? 108 evidence as to meaning of illegible characters. Evidence may be given to the show that meaning of illegible or not commonly intelligible character of foreign, absolute, technical, local and provincial expressions of abbreviation and of words used in peculiar sense. अब बात ये है जो फॉरेन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, डिफाइन करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, who may give evidence of agreement bearing terms of document, persons who are not party to a document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show contemporaneous agreement bearing the terms of the document. जहां पर आपके एग्रीमेंट में कोई तजाद आया, आप उसको क्लियर कर देंगे अपनी एविडेंस देंगे। आर्टिकल 10, सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल। अब सक्सेशन एक्ट का जो विल के मुताबिक कानून है, वो कानून भी सेपरेट हो गए, इस वजह से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो। ये कोई व्हाइट बोर्ड देखने का लोग कहते हैं लॉ में भी एक एक्स वाई ज़ेड के साइन आ गए। अब ये नया चैप्टर है, फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ये वो फैक्ट्स हैं जिनको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ व्हिच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जिनके मुताबिक अदालत खुद नोटिस ले लेती है, उनको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 12, 112, फैक्ट्स ऑफ व्हिच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अब वो फैक्ट्स जिनके मुताबिक खुद कोर्ट नोटिस ले सकती है, कभी भी ले सकती है। All Pakistan laws, article of war on course of proceeding of central legislative body, seals of course of all Pakistan. उसके बाद the occasion to office name, title, function and signature of the person filing for the time being in any public office, federal government के employee, उसके बाद provincial के मामला जितने भी हैं, इनके मतलब को साफ करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के मैटर है, गवर्नमेंट को देख लीजिए। आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, 113। Facts admitted not to be proved. No facts need to be proved in any proceeding which the party thereto or their agent agree to admit at the hearing. वो facts जो दूसरी पार्टी खुद ही तस्लीम कर ले, भाई उसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये 3 आर्टिकल थे, facts which need not be proved। पहला जुडिशली नोटिसेबल, दूसरा जुडिशियल कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, तो तीसरा ये था एडमिटेड फैक्ट्स। अब आगे नहीं कर, इसको पहले सुने। कंसेप्ट आ गया जी हमारा एस्टॉपल।
स्टॉपल का कंसेप्ट जाता है 114 से 116 तक। स्टॉपल का कंसेप्ट क्या है? स्टॉपल का कंसेप्ट कानून की नजर में ये है कि अगर आपने कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट दे दी कि कोर्ट आपकी स्टेटमेंट को कंसीडर करे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, तो बाद में आप उस स्टेटमेंट से मुकर ले सकते। इस कंसेप्ट को कहते हैं स्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी आप पॉलिटिशियन के एग्जाम्पल ले लें कि आप कहते हैं इमरान खान की बात करते हैं कि आप जैसे आप कोई बंदा कहता है कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ इमरान खान एक सच्चा लीडर है, उसका साथ दो, मैं भी दे दूँ। बाद में आप ही कहें यार मैंने वादा किया वो बंदा ठीक नहीं है, कानून कहता है नहीं, आप ना खुद ना तेरा कोई नुमाइंदा इस बात से नहीं मुकर सकता जो तुमने पहले कर दी। ये तो जनरल एग्जाम्पल भी समझाने के लिए मेन इसकी सेंस ये बनती है कि अगर एक स्टेटमेंट आपने कोर्ट में दे दी और आपने कोर्ट को यकीन दिलाया कि कोर्ट इसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाएगा, एक्सेप्ट करेगा, तो बाद में आप उस स्टेटमेंट से राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते अपने केस के मुताबिक। I was witness as to the fact कि ये इन बीच को होता है। मैं आपसे कभी ये अंदर नहीं क्या सकता नहीं बदल होगी नहीं, ये स्टॉपल कांसेप्ट जाता है अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। स्टॉपल का कांसेप्ट मोस्टली जाता है उधर क्या कहते हैं सिविल मैटर्स। इसको वैसे इसको क्रिमिनल में देख सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर जो है सिविल में यूज किया जाता है। अगर आप कहीं पे या किसी का राइट तस्लीम कर लेते हैं तो बाद में उसको उस तरह डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको क्रिमिनल में लेके जा सकते हैं। लेकिन वो फिर उधर आ जाएगा कि इसको कहा था, वो ये था, मैं प्रेशर में था, उस तरह था, तो वो 100 रास्ते आ रहे थे। इस वजह से मैंने कहा कि इसको लिमिटेड कर दिया जाए ताकि इसकी सेंस खराब हो। Estoppel of tenant and of licensee of person in possession, no tenant or movable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had। आप जिससे आपने जमीन ठेके पे ली है, आप उस क्यों वाले बंदे की वसीयत से या उसकी जात का इनकार नहीं कर सकते कि मेरे पास ऐसी आ इसने वो जारी की है टेनेंसी, जहां से वो ठेका शुरू हुआ है, वो एग्रीमेंट को रेंट शुरू हुआ है, उसकी वैल्यू से आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत, चाहे आपका नया एग्रीमेंट चल ही रहा है। स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ चेंज ऑफ बेली और लाइसेंसी। बिल ऑफ चेंज के मैटर में जिसने बिल ऑफ चेंज ड्रॉ किया है, लिखा है, बिल ऑफ चेंज आप मर्जी चला जाए, कितने वाले के सीएन से कभी मुकरा नहीं जा सकता। ये एक छोटा सा चैप्टर है, उड़ा देते हैं। ये एडमिशन ऑफ एविडेंस है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ले जाए, क्योंकि वो एक टेक्निकल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ है। इसको जब बाय पार्ट करेंगे ना तब याद रहेगा। अगर इसको खाली एक तरतीब से 166 तक करना है तो फिर कंफ्यूज हो जाए। जैसे मैं बाई पार्ट्स बता रहा हूँ इसी तरह बाई पार्ट्स करेंगे। यानी ये एस्टॉपल है, एस्टॉपल में 3 आर्टिकल है, ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं, इसमें 3 है, उसके बाद ये एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके बाद प्रिजम्पशन इससे पहले हमने पढ़ा, फिर हमने पब्लिक सॉरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ा, इसमें प्राइवेट प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, सर्टिफाइड कॉपी पढ़ा, उसके बाद और एविडेंस से पहले पढ़ा, उससे पहले हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, फिर हमने अपने थर्ड पर्सन पढ़ा। तो ऐसे ही होगा। भाई पार्ट्स में जब भी मैं कानून पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ भाई पहले कानून का थीम समझो। कोई भी बुक है उसको बाय पार्ट करोगे तो याद रहेगी, ऐसे याद रहती नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ, whoever desires। अब हम करते क्या है, हमारे जो मेरे जैसे जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है वो करते क्या है, वो वर्ड्स पर गौर नहीं करते, वो इंग्लिश को सिर्फ पढ़ने पे गौर करते हैं।
उसका मीनिंग उसका थीम समझते नहीं। Whoever desires, जो कोई ख्वाहिश रखता है, any court to give judgment as to any legal right or liability depends on the existing facts of which he asserts. अगली बात फिर शुरू, must prove that those facts exist. एक बंदा जो ख्वाहिश करता है कि अदालत मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला दे जो मैं चाहता हूं, तो अदालत कहती है फिर जो चाहते हैं उसको साबित भी करो। ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। 118, on whom burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. For example, आपने क्या किया, ए के खिलाफ केस किया, अब बी के पास कोई सबूत नहीं है, तो भाई केस आपने किया, जिम्मेदारी भी आपकी है, अपना मसला साबित करो। ये नहीं कि उसने साबित नहीं किया तो मेरा हक है, नहीं, तुम तो साबित करो अपनी एविडेंस। क्लियर हो गया? Article 19, burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular facts lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is proved by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. आप कोई particular point है जिसको आप चाहते हैं कि कोर्ट आपका वो पॉइंट कंसीडर करे, तो भाई उस पर्टिकुलर नॉलेज के मुताबिक नॉलेज आपको है पॉइंट के मुताबिक। अब हमें गैर का ये थोड़ा है, आप कहते हैं कि फलां बंदे ने चोरी की है, आप क्या कहते हैं, बाकी तो नहीं कहते, तो भाई आप फिर साबित करो कि उसने चोरी की, कोई एविडेंस है प्रोड्यूस करो। तो केस किया है बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली उसी पे फर्स्ट उसी पे अकॉर्डिंग टू, लेकिन अगर वो कोई ऐसा फैक्ट में ऐसी चीज प्रोवाइड करता है जिसको कोर्ट ने कंसीडर कर रही है मिसाल के तौर पे या सर्टिफाइड कंसीडर कर रही है, तो उसको डिस्प्रूव करना दूसरी पार्टी का बर्डन ऑफ प्रूफ है, फिर दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। मैं अब परसों क्या करूंगा, परसों जब सीपीसी स्टार्ट करूंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बताऊं कि इसमें एक दावे का क्या रोल है, एक जवाब दावे का क्या रोल है, एक प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट अगेंस्ट रिटन स्टेटमेंट इटसेल्फ प्लेंट, जो दावा है ना उसके जवाब में जो जवाब दावा वो इटसेल्फ एक केस है। आप दोनों के बस में जो अपने केस को प्रूव कर लेते। आर्टिकल 20, burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any facts necessary to proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wish to give such evidence. इस लाइन को जरा थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसको सीधी तरह ये समझ नहीं आएगा। आर्टिकल 20 गौर से सुनिए प्रॉब्लम है। Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. एक फैक्ट के मुताल्लिक आपने एविडेंस दी और आप कहते हैं कि ये एविडेंस जो है एडमिट भी की जाए, पहले ये प्रूव किया जाएगा जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पहले ऐसे एडमिट करना बाद की बात। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है ये डॉक्यूमेंट ए कहता है ये डॉक्यूमेंट है एक्स का, ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक्स की डायरेक्शन स्टेटमेंट है, ये कौन क्लेम कर रहा है, ए कह रहा है ये डॉक्यूमेंट इसकी मरने वाले की स्टेटमेंट है डायरेक्शन। पहले ये प्रूव करना है कि एक्स मरा भी है मरा, उसकी स्टेटमेंट तो प्रूव करना और उसको एडमिट करना बाद की बात है, पहले ये प्रूव करने में लग जाएगा पता कि एक्स मरा भी है, वो मरेगा तो उसकी डायरेक्शन कंसेप्ट वजूद में आ जाएगी, अगर मरे ही नहीं है तो उसकी डायरेक्ट डिक्लेरेशन कैसे कंसीडर होगी। 21, burden of proving that case of accused comes with an exception. लास्ट डेज मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ाया पीपीसी का, सेक्शन 76 टू 106 का पीपीसी का चौथा चैप्टर है। आप कहते हैं कि मेरा जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन में आता है, भाई कैसे आता है, फिर कोर्ट में साबित कोई लाभ नहीं करता। आप कहते हैं कि मैंने ये कत्ल किया था सेल्फ डिफेंस में किया, और सेल्फ डिफेंस के इंग्रेडिएंट्स और एविडेंस पूरे करते हैं बिना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 122, burden of proving facts especially within knowledge, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that person is upon him.
जो काम किसी खास नॉलेज से, किसी खास इल्म से होता है, अगर वो काम वो बंदा कर गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर है, बाकियों को तो पता ही नहीं होता। Burden of proving death of person unknown to have been alive within 30 years. वो बंदा जो 30 साल से पता ही नहीं है कि ये मरा है कि जिंदा है। आर्टिकल 124, burden of proving that person is alive who has not been heard of 7 years. अब दोनों आर्टिकल्स का तर्जुमा ये है, एक बंदा आप कहते हैं कि ये जिंदा है, सॉरी मार चुका है, ये 30 साल में उसके बारे में कोई खैर ना करते। दूसरे आर्टिकल 124 में कहते हैं कि बंदा है, उसके बारे में आप कहते हैं जिंदा है 7 साल से, उसके बारे में कोई पता नहीं। भाई अगर जिंदा है तो बताओ, अगर मर गया तो भी बताओ। जिस चीज को आपने उठाना है उसको फिर साबित भी करना है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जेड़ा बोले वो बोल, जिसने बोलना है उसी ने फिर उसको साबित करना है। 125, burden of proof as to relationship in case of partner, landlord and tenant, principal and agent. 125 आर्टिकल कहता है कि आप किसी इंसान के साथ अपना एक रिलेशन क्लेम करते हैं, अलेज करते हैं कि ये आपका बिजनेस पार्टनर है, फिर साबित करो। आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं इसका टेनेंट हूं, भाई साबित करो। आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा स्पॉन्सर है, मैं इसका एजेंट हूं, भाई साबित करो। यानी जिस रिश्ते को भी आपने क्लेम करना है तो फिर आपने साबित करना है, अलेज करना है, जिसको भी अलेज करना है, जिस बात को, उसके मुताबिक कोई एविडेंस भी आपने प्रोड्यूस करना है। Burden of proof as to ownership, 126. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to the possession, the burden of proving that he is not owner is on the person who affirmed that he is not the owner. एक बंदा कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मेरे पास है, मेरा है, मैं कहता हूं इसकी पोजेशन भी मेरे पास है, कब्जा भी मेरे पास है, और इसकी ऑनरशिप भी क्या है, मेरे पास, मलकियत भी नहीं। अब दूसरा बंदा कहता है कि ये मेरा नहीं, ना उसके पास कब्जा है ना उसके पास मलकियत है, तो अगर मेरा नहीं है फिर वो साबित करेंगे, क्योंकि मेरे ऑनर और पोजेशन इज दी 9/10 ऑफ ऑनरशिप, ये टर्म यूज होती है। दूसरा ये है कि जिसके पास कब्जा भी है, मलकियत भी है, तो दूसरा अगर कोई उसको कहता है कि जी इसने कब्जा किया हो, जो कब्जे का अलेज करेगा वो साबित करेगा। आर्टिकल 727, proof of good faith in transaction where one party is in a relationship of active confidence. आप कहते हैं कि फलां बंदे के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, जिसके साथ भी आपने ताल्लुक अलेज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं फलां वकील साहब के साथ या फलां एमएनए एमपी या फलां मिनिस्टर के साथ, तो भाई उसको साबित करना, उस ताल्लुक को शो करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर उसके मुताल्लिक कोई आपसे बात पूछी जाए। अब आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 28, 128 आर्टिकल, legitimacy of child, birth during marriage conclusive proof of legitimacy. The fact that any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and any man, and not earlier than expiration of 6 lunar months from the date of the marriage, or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof of that he is legitimate child of that man. एक बच्चा शादी होने के 6 मंथ के अंदर पैदा होता है और 6 महीने के अंदर शादी इंटैक्ट रहती है, खत्म नहीं होती, तो वो बच्चा इसी बाप का कंसीडर होगा जिसके साथ 6 महीने पहले शादी की। दूसरी बात, एक औरत का डाइवोर्स हो जाता है और अगले 2 साल वो औरत किसी से शादी नहीं करती, इट डजंट मीन कि वो निकाह नहीं करती। अभी इसके 2 पहलू हैं, एक जनरल पहलू है। जनरल पहलू ये है कि औरत को डाइवोर्स हुई, 2 साल तक उसने शादी नहीं की, किसी से रिलेशन नहीं बनाया, अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो वो पिछले कामत का कंसीडर होगा और जायज कंसीडर होगा, क्योंकि इस चीज को इस्लाम भी मानता है, साइंस भी मानती है। क्यों इस्लाम मानता है?
जो आदम को मट्टी से अल्लाह बना सकता है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस एज में जाकर बर्थ हुई थी, उसके बाद बाकी कुछ अंबिया कराम को जिस एज में जाकर औलाद मिली थी, तो अल्लाह ताला और कुरान पाक और इस्लाम सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये कानून में लास्ट में ये भी कहा गया, इस कानून से जो नॉन मुस्लिम है वो डिनाई कर सकते हैं, कोई बर्डन है नहीं है। लेकिन एक चीज और कंसीडर की जाती है कि साइंस ये कहती है इसके बारे में कि कुछ खवातीन की बॉडी जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसमें जो जर्म्स है ना वो जल्दी फर्टिलाइज नहीं होते, तो वो जब फर्टिलाइज होंगे, जब उनका कोई असर होगा, तब अल्लाह का कुछ भी कर सकता है। डीएनए टेस्ट बहुत हो जाता है, अब आगे डीएनए आया, जब ये कानून था अब क्या हुआ कि अब ये लास्ट ईयर की बात है, एक बंदा अपने किसी लड़की को अपनी बेटी क्लेम करता है, ये जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो उसके साथ मैच नहीं। तो आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, इंडियन पंजाबी मूवी का सीन है, तो वो क्या होता है कि एक बंदा एक ना वो ज्योतिषी होता है, पामिस्ट से कहता है जी आप बताएं मुझे, आप जो बड़े बड़े कहते हैं मेरे बाप का नाम बताए। वो कोई नाम बताता है तो कहता है ये तो हमारा मसाया। अब उस पर सारे हंसते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से कहा कि क़यामत के दिन बच्चों को मां के जरिए बुलाया जाए। इस वजह से इसमें सेंस ये रखी अल्लाह ताला ने कि अगर कहीं मां से गलती हुई भी है तो बंदे का भी भरम रह जाएगा, जो बच्चा है माशरे के दिन उसका भी भरम रह जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से ज्यादा बर्ताव नहीं करते हैं। हम इंसानों को मौका चाहिए होता है किसी की इज्जत को उछालने का। इसकी टर्म समझ गए? ये क्वेश्चन हर बार आता है। The court 29. The court may presume existence of certain facts. The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being added to common course of natural events, common conduct, and public and private business in their relation to the facts of particular cases. कुछ मामलात में कोर्ट खुद ही कंसीडर कर लेती है कि ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो जहां पे कोर्ट नहीं कंसीडर करती वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसका जो चाहता है कि ऐसा हो। ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने कोशिश की है आज ऑलमोस्ट कितने 60 आर्टिकल हमने किए अभी, और ये हमारी बड़ी स्पीड है, बड़ी हिम्मत है कि हमने 60 आर्टिकल को उड़ा कर रखी। करवाने को मैं अगले भी करवा दूं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक अलग थीम है।